नमस्कार साथियों, रीट 2021 की इस मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको 5वां मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया था। शायद आपने ये मॉडल टेस्ट पेपर है वो सबमिट कर दिया होगा। आपके कई प्रश्नों में डाउट हो सकते हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर पास में आने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो साथियों, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस टेस्ट पेपर को हल करना। और साथियों, इस टेस्ट पेपर में हम जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन की चर्चा करते हुए प्रत्येक डाउट को क्लियर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया था, मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, इत्यस्य संस्कृते अनुवादम कुरुतः है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे, माम रसगोलकानि रोचन्ते, मया रसगोलकानि रोचन्ते, मम रसगोलकानि रोचन्ते और मह्यम रसगोलकानि रोचन्ते। तो देखिए साथियों, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये पीछे जब हमने टेस्ट दिए थे उन टेस्ट में भी ये प्रश्न है वो आ चुका है। तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और जो अस्मद शब्द है उस अस्मद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मह्यम। तो ये मह्यम ऑप्शन है वो चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से पहला जो प्रश्न है उसका डी ऑप्शन सही होगा। अब देखें नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न वाच्य परिवर्तन से लेकर है। वयम महाविद्यालयम गच्छामः, अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुतः। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। ऑप्शन में दिए गए थे, अस्माभिः महाविद्यालयम गम्यते, अस्माभिः महाविद्यालय गम्यते, अस्माभिः महाविद्यालयः गच्छामः, अस्माभिः महाविद्यालयम गम्यते। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न को क्लियर करने के लिए आप इस टेबल को देखिए। यहाँ देखिए, कर्तृवाच्य का यह वाक्य दिया गया है, जिसमें वयम है वो उत्तम पुरुष का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। उत्तम पुरुष और सर्वनाम शब्द है ये, और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन भी है। साथ ही हम इसको कर्मवाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो उत्तम पुरुष के ही सर्वनाम तृतीय विभक्ति के बहुवचन में इसका रूप बनेगा अस्माभिः। यानी वह वयम है, यह बहुवचन का रूप है, तो तृतीय विभक्ति में भी इसका बहुवचन रूप बनाएंगे तो मया आवाभ्याम अस्माभिः। तो ये वयम है, इसकी जगह अस्माभिः हो जाएगा। और उसके बाद में कर्म है महाविद्यालयम, इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो कर्म को कर्मवाच्य में किया जाता है प्रथमा विभक्ति में, तो प्रथमा विभक्ति में इसका रूप बनेगा महाविद्यालय। प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप बनेगा महाविद्यालय। तो अस्माभिः महाविद्यालय, यह ऑप्शन आपको देखना है। तो ये ऑप्शन इन दो में दिया हुआ है, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में। फिर देखिए, क्रिया गच्छामः है वो कर्ता के अनुसार होती है कर्मवाच्य में, जो उत्तम पुरुष बहुवचन की है, लेकिन जब कर्मवाच्य होता है तो उसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ये क्रिया होगी गम्यते। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न। पय वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते कंठः तालु औष्ठौ दन्तः। तो ये बड़ा इजी सवाल था। औष्ठौ उपपद्ये मानिया नाम औष्ठौ, ये उपपद्ये मानिया नाम औष्ठौ, ये सूत्र हमने उच्चारण स्थान पढ़ते समय सीखा था। आपने उच्चारण स्थान का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में
हमारे इस रीट 2021 की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित सूक्तेः समुचिते पदेन रिक्त स्थानम पूरयतः। निम्नलिखित सूक्ति है, उसके खाली जगह की पूर्ति आपको करनी है। न ही ज्ञानेन खाली जगह है पवित्रम मी है विद्यते। तो ये साथियों जो सूक्ति है वो श्रीमद् भागवत गीता है उससे से ली गई है। तो यहाँ इसमें ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए हैं सार्धम, श है, सादृश्यम, सदृशम और शाकम। तो यहाँ साथियों इसके जो खाली जगह है उसमें आएगा न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह, यानी इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। तो ये सी ऑप्शन है वो इसका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 5 का प्रश्न, वाक्यम इदम संशोधयते सह ग्रामस्य निक्षाम तिष्ठति। ये वाक्य दिया गया है, इसको शुद्ध करके आपको लिखना है। ऑप्शन आपको दिए गए थे, सह ग्रामीण निक्षा तिष्ठति, सह ग्रामम निक्षाः तिष्ठति, सह ग्रामाय निक्षा तिष्ठति, सह ग्रामात् निक्षा तिष्ठति। तो साथियों इसके स्पष्टीकरण के रूप में आप इस इमेज को देखिए, ये एक वार्तिक दिया गया है कारक प्रकरण के अंतर्गत, अभितः परितः समया निक्षाः प्रतियोगेपि के अनुसार अभितः परितः समय निक्षा और हा इन अवयवों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में निक्षा शब्द आया है, तो इस निक्षा के अकॉर्डिंग जो ग्रामस्य है उस ग्रामस्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ग्रामस्य की जगह क्या आएगा, ग्रामम आएगा। तो रूप क्या बनेगा, सह ग्रामम निक्षा तिष्ठति। तो सह ग्रामम निक्षा तिष्ठति बी के ऑप्शन में दिया गया है, तो ये बी का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 6ठा प्रश्न, व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधे भवति। व्यवहार कौशल इस गुण का ग्रहण किस विधि से होता है, पाठ्य पुस्तक विधितः, व्याकरण अनुवाद विधितः, पाठशाला विधितः, प्रत्यक्ष विधितः है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो प्रत्यक्ष विधितः होगा, यानी 4th आंसर सही होगा। अब देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। प्रत्यक्ष विधि यह छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुलभ करता है। इसमें बोलने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और लक्ष्य भाषा को सीधे मातृभाषा में अनुवाद किए बिना सीखने पर जोर दिया जाता है। अब देखिए पहला बिंदु इसमें दिया गया, प्रत्यक्ष विधि भाषा शिक्षण की वह विधि है जिसमें लक्ष्य भाषा सीखते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि को प्राकृतिक और व्याकरण विरोधी विधि के रूप में भी जाना जाता है। यह विधि वाचन कौशल को अधिक महत्व देती है। इस विधि में द्वितीय भाषा के तहत विद्यार्थी लक्ष्य भाषा को मातृभाषा में अनुवादित किए बिना अर्थात मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना केवल लक्ष्य भाषा को प्रयोग में लाता है। प्रत्यक्ष विधि के व्यक्तित्व के आकलन में मदद करती है और उन बाधाओं को खत्म करने में मदद करती है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करने में बाधा उत्पन्न करती है। यह पहली सूचना प्रदान करती है जब व्यक्ति वास्तव में एक व्यवहार में संलग्न होता है, तो यह अधिक सटीक होता है। मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरह की बहुत सारी प्रायोगिक और गहन जानकारी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त की जा सकती है। यह विधि व्यवहार कौशल का विकास करती है। अतः स्पष्ट है कि व्यवहार कौशल इस गुण का ग्रहण है वो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से होता है। अब देखिए नेक्स्ट 7 का प्रश्न, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने कै विधि प्रतिपादित है। प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, व्याकरण विधि और व्याख्या विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रत्यक्ष विधि, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। अब देखिए प्रोफेसर वीपी बोकिल ने प्रत्यक्ष विधि को प्रतिपादित किया है और प्रत्यक्ष विधि अभी हमने पढ़ी है। यह छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुलभ करता है। इसमें बोलने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और लक्ष्य भाषा को सीधे मातृभाषा में अनुवाद किए बिना सीखने पर जोर दिया जाता है। अब यहाँ इनमें ऑप्शन में दिए गए हैं
पाठ्य पुस्तक विधि और व्याकरण विधि। तो पाठ्य पुस्तक विधि है उसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर वेस्ट महोदय, और जो व्याख्या विधि है उसके प्रवर्तक हैं श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इसलिए व्याख्या जो विधि है उसको भंडारकर विधि भी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट 8 प्रश्न, हर्बर्टीय पंचपदी इत्यस्य विधेः विकसितम रूपम किम। हर्बर्टीय जो पंचपदी है उस विधि का विकसित रूप क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिए गए हैं विश्लेषणात्मक विधि, व्याकरण विधि, मूल्यांकन विधि और व्याख्या विधि। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो होगा मूल्यांकन विधि। इसके बारे में कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। हर्बर्टीय पंचपदी विधि का विकसित रूप मूल्यांकन विधि है। इसमें प्रत्येक सोपान से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा में आयोजित क्रियाकलापों का संयोजन करके मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए मूल्यांकन विधि है उसमें क्या होता है, मूल्यांकन छात्र के व्यवहार में परिवर्तनों का ज्ञान कराता है। शिक्षण के उद्देश्य प्राप्ति किस सीमा तक हुई है इसका पता भी हमें मूल्यांकन से ही चलता है। अब ऑप्शन के रूप में विश्लेषणात्मक विधि दी है, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु का पूर्ण ज्ञान कराने के लिए पहले वाक्य सिखाकर उसके पश्चात शब्द अनंतर वर्ण सिखाने की विधि को विश्लेषणात्मक विधि कहा जाता है। यानी इसमें पहले पूरे वाक्य को सिखाया जाता है, फिर शब्द और उसके बाद में वर्ण, तो वो होती है विश्लेषण विधि। इसके बाद में व्याकरण विधि है, उसके अंतर्गत क्या आता है, इस विधि में विद्यार्थियों को मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों से परिचित कराकर द्वितीय भाषा शिक्षण में बल दिया जाता है। और व्याख्या विधि है उसके अंतर्गत हर्बर्टीय पंचपदी विधि को ही कथन या व्याख्या विधि भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 9 प्रश्न, भावाभिव्यक्तेः सर्वोत्तम साधनम वर्तते। भावाभिव्यक्ति यानी अपने मन के भाव हैं उनको अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, व्याकरणम, सूत्रम, भाषा, श्लोकम। तो साथियों आप सभी को ये पता ही है कि हम अपने मन के भाव हैं वो किसी भी भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं, यानी अपने विचार हैं उनको दूसरों के सामने अपनी भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं, और दूसरे के जो विचार हैं उनको ग्रहण भी हम भाषा के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। तो इस 9 प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि हमने आज के इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न के एक्स्ट्रा फैक्ट को भी शामिल किया है, इसलिए हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है। इसलिए धैर्यपूर्वक वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखते रहें। 10 का प्रश्न दिया गया था, संस्कृत भाषायाः शिक्षणाय कौशलानां स्वाभाविक क्रमः विद्यते। ये प्रश्न है वो कई बार रिपीट हो चुका है साथियों, तो इस प्रश्न में किसी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। LSRW लिसन, स्पीक, राइट और रीड और राइट। लिसन से मतलब श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। सी ऑप्शन इसका सही होगा। साथियों अगर हमारे साथ में आप प्रत्येक टेस्ट को देते चले जाएंगे तो जब तक परीक्षा आएगी तब तक आपके ये प्रश्न है वो कंठस्थ हो जाएंगे और आप एक बार देख करके ही प्रश्न का आंसर देने लग जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट 11 प्रश्न, संस्कृत शिक्षणस्य प्रयासः स्यात्। संस्कृत शिक्षण का प्रयास हो कैसा होना चाहिए, ऊर्ध्वमुख है, अधोमुख है, अंतर्मुख है, बाह्य मुख है या बहुमुख है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो डी का होगा, बहुमुख है। अब इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं हम। संस्कृत भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत का अनुपालन कर छात्रों की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। जहाँ भी भाषाई व्यवहार को अवसर प्राप्त हो सर्वत्र शुद्ध भाषा के प्रयोग का प्रयास किया जाए, तभी भाषाई कौशलों का समुचित विकास संभव है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देने से है, क्योंकि भाषा सभी विषयों का केंद्र है। यही बहुमुखी विकास है। भाषा व्यापक है। भाषा की शिक्षा न केवल एक विशेष विषय में होती है, बल्कि भाषा का शिक्षण पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषयों के माध्यम से होता है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास के तहत इस बात पर जोर दिया जाता है कि जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई अन्य विषय पढ़ें
तो वे साथ साथ उस संदर्भ में भाषा भी सीखें। पुस्तक के अध्ययन द्वारा बच्चों में हिंदी भाषा शिक्षण को भी गति मिले। अतः स्पष्ट है कि भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास होना चाहिए। तो इस तरह से फोर्थ आंसर है वो सही होगा। अब देखिए 12वां प्रश्न, अभिनय कति विधो भवति। अभिनय कितने प्रकार का होता है। साथियों इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि अभिनय है वो कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन में दिए गए थे द्विविधय, त्रिविधय, चतुर्विधय, पंचविधय। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चतुर्विधय। और अब ये चतुर्विध अभिनय कौन से होते हैं ये भी आप देख लीजिए। अभि उपसर्ग पूर्वक नी धातु से निष्पन्न अभिनय का अर्थ होता है की ओर अग्रसित करना, अर्थात अभिनय के द्वारा नट रामादि के पात्रों को आत्मसात करके दर्शकों को आकर्षित करता है। आचार्य भरत ने 4 प्रकार के अभिनयों का उल्लेख किया है। आंगिको वाचिकोश्चे व हायार्ये सात्विकस्तथा गेयस्त्वभिनयो विप्रा चतुर्धा परिकल्पितः है। ये आचार्य भरत मुनि हैं, उसने ये अभिनय के 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार के अभिनय का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है। सबसे पहला आंगिक अभिनय, जिसमें अंगों का प्रयोग करके पात्रों के भावों को व्यक्त किया जाए तो उसे आंगिक अभिनय कहते हैं। दूसरा वाचिक अभिनय, पात्रों के द्वारा कहे गए बातों को उसी भाव के साथ प्रकट करना वाचिक अभिनय कहलाता है। और तीसरा है सात्विक अभिनय, भय आदि सात्विक भावों का अभिनय सात्विक अभिनय कहलाता है। और आहार्य अभिनय यानी पात्रानुकूल वेशभूषा धारण करना आहार्य अभिनय कहलाता है। तो अतः स्पष्ट है कि अभिनय के 4 भेद होते हैं। अब देखें नेक्स्ट 13 का प्रश्न, श्रव्य दृश्य साधनेषु प्रमुखम साधनम वर्तते। श्रव्य दृश्य साधनों में प्रमुख साधन है कौन सा। आकाशवाणी, श्यामफलकम, दूरदर्शनम, पुस्तकम। तो आकाशवाणी है वो श्रव्य साधन है, श्यामफलकम दृश्य साधन है, पुस्तकम है वो भी क्या है श्रव्य साधन है, सॉरी दृश्य साधन है। तो यहाँ जो दूरदर्शनम है वो श्रव्य और दृश्य दोनों साधनों के अंतर्गत आता है। राइट आंसर सही होगा। आप अपने आंसर हैं वो भी वीडियो को पॉज करते हुए कमेंट करते चले, और वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको पूरे प्रश्नों के जवाब मिल जाएं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हुए। देखिए 14वां प्रश्न, दृश्य साधना नाम सर्वोत्तम साधनम वर्तते। दृश्य साधनों में सर्वोत्तम साधन कौन सा है। पुस्तकम, चलचित्रम, श्यामफलकम, नाटकम। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो क्या होगा श्यामफलकम। श्यामफलकम कहते हैं बोर्ड को, यानी बोर्ड है वो सबसे सुलभ है और दृश्य साधन है जो प्रत्येक क्लास में विद्यमान होता है। तो इसका राइट आंसर है वो सी होगा श्यामफलकम। अब देखें नेक्स्ट 15 प्रश्न, पाठ्य पुस्तक से उद्देश्यानि सन्ति। पाठ्य पुस्तक के क्या क्या उद्देश्य हैं। बालकानां ज्ञान से सीमा विस्तार है, व्यवहारिक ज्ञान से संपादनाय प्रेरणा, छात्राणां कल्पना शक्ति विकास है, उपरियुक्तानि त्रीणि अपि। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, यानी ये तीनों उद्देश्य पाठ्य पुस्तक के होते हैं। बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार करना और व्यवहारिक ज्ञान के संपादन के लिए प्रेरणा प्रदान करना, यह भी पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होता है। और छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन बताने के लिए जो चौथा ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 16 प्रश्न, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधनभूताः भवन्ति। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन के साधनभूत होते हैं, क्या होते हैं। अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा, उपयुक्ताः सर्वा। तो यहाँ जो संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन के साधनभूत हैं वो ये तीनों ही परीक्षाएं होती हैं। उपयुक्त सर्वाः ये चौथा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि परीक्षण की। तो इस परीक्षण का प्रयोग विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक पहलुओं जैसे कि व्यक्ति की अंतर संज्ञानात्मक विविधता, मानसिक मंदता, बौद्धिक कौशल आदि को मापने के लिए किया जाता है। और अभिरुचि परीक्षण है उसके अंतर्गत इस प्रकार के परीक्षण छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में सीखने की दर की भविष्यवाणी करने और इस प्रकार अपव्यय ठहराव से बचने के लिए उपयोगी होते हैं। यह परीक्षण छात्रों की अपनी पसंद के विषयों के बारे में निर्णय लेने में भी मददगार होते हैं, यानी कौन सा बच्चा है वो किस विषय को अधिक
पढ़ने में रुचि रखता है, ऐसे परीक्षण करने में अभिरुचि परीक्षण का उपयोग होता है। और जो आसक्ति परीक्षण है उसके अंतर्गत छात्रों को उस विषय के प्रति आकर्षित करने के लिए आयोजित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन के साधन भूत बुद्धि, अभिरुचि और आसक्ति सभी होते हैं। नेक्स्ट देखिए 17 प्रश्न, लघु काष्ठखंडस्य व्यवहार है कुत्र क्रियते। लघु काष्ठखंड का व्यवहार है वो कहाँ किया जाता है। तो साथियों उत्तर है वो टेक्निकल मिस्टेक के कारण आपके सामने पहले ही आ चुका है, शलाका परीक्षायाम। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, पहला ही होगा शलाका परीक्षा। पहला ऑप्शन सही है। अब ये शलाका परीक्षा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यानी लघु काष्ठखंड से यानी छोटा लकड़ी का टुकड़ा का व्यवहार है वो कहाँ किया जाता है, शलाका परीक्षा में किया जाता है। शलाका का अर्थ होता है लकड़ी का छोटा टुकड़ा। प्राचीन काल से ही विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए इस परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। शलाका परीक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की अत्यंत वैज्ञानिक और परिष्कृत मूल्यांकन विधि है। प्राचीन काल में इस परीक्षा के लिए मूल्यांकनकर्ता आचार्य के पास एक स्वर्ण निर्मित शलाका होती थी। जिस ग्रंथ की परीक्षा ली जाती थी उसे छात्र के सम्मुख रखकर उस स्वर्ण शलाका उस ग्रंथ के बीच रख दी जाती थी। जिस पृष्ठ पर वह शलाका रखी जाती थी वहीं से छात्र को ग्रंथ में लिखी विषय वस्तु यथावत स्मृति के आधार पर सुनानी प्रारंभ करते हुए तब तक निरंतर उच्चारण जारी रखनी होती थी जब तक कि आचार्य उसे रोक न दे। इस प्रकार शलाका ग्रंथ के विविध हिस्सों में रखी जाती और तब तक यह क्रम चलता रहता जब तक कि आचार्य गण एवं अन्य समुपस्थित परीक्षक गण संतुष्ट न हो जाएं। शलाका परीक्षा का स्मृति का मूल्यांकन करने वाला यह सोपान पूरा होने के बाद दूसरा चरण प्रश्नोत्तर का प्रारंभ होता है। फिर अंतिम चरण में होता है शास्त्रार्थ, जहां शलाका के आधार पर छात्र को आचार्य से शास्त्रार्थ करना होता है और आचार्य के संतुष्ट हो जाने पर शास्त्रार्थ करना होता है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वालों को शलाका पुरुष के रूप के लिए कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि शलाका परीक्षा में छोटे लकड़ी के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। तो यह लघु काष्ठखंड से व्यवहार है वो किस में किया जाता है, शलाका परीक्षा में किया जाता है। नेक्स्ट 18 प्रश्न देखिए, उपचारात्मकम शिक्षणम कर्तुम शक्यते। उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं या किया जा सकता है मूल्यांकनेन पाठ्यपुस्तकेन गुरुमुखेन न केनापि। यानी किसके माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, तो यह उपचारात्मक शिक्षण है वो मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। राइट आंसर है वो ए का होगा। अब देखिए 19 का प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकाराः सन्ति। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्नाः, रिक्त स्थान पूर्णम, सत्य निर्णय है, उपयुक्ताः सर्वे। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ये सभी होते हैं। वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी होते हैं, खाली जगह को भरने वाले भी होते हैं और सत्य असत्य वाले भी होते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा 19 में। अब देखिए 20 का प्रश्न, छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षणम कर्तुम शक्यते। छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है, परीक्षा की जा सकती है अध्ययनेन, पाठ्यपुस्तकेन, भाषणेन, परीक्षया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी का परीक्षा। यानी परीक्षा के माध्यम से ज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका परीक्षण किया जाता है और यह परीक्षा लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है और प्रायोगिक हो सकती है। यानी इन तीनों परीक्षाओं के माध्यम से छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट 21 से 25 तक के जो प्रश्न हैं वो इस पैराग्राफ पे आधारित हैं। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ है गद्यांश है उसको पढ़ लेते हैं। परमेश्वरेण जगति ही समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु विद्यैव सर्वश्रेष्ठं धनम। विद्याधनेन विहीन यो मानवो अस्ति हि सः असभ्ये मूर्खः ग्राम्यश्च कथ्यते। ज्ञानेन विनः यथा पशुः धर्मा धर्मयोर्विचारं कर्तुं न शक्नोति तथैव मानवोऽपि विद्यया विहीन पापपुण्ययोः कर्तव्ययोः विचारं कर्तुं न पारयति। विद्या विहीनो मानवो अंधः एव निगद्यते। आचार्य दंडिनः कथनानुसारं विद्येव शब्दर्ह्यं ज्योतिः। यदि नामेव विद्या ज्योतिरस्मिन् जगति न भवेत्
तरहि जगदमिदं अखिलम् अपि अंधकारावृतं संपत्स्यते अतएव उक्तम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्याधन है वो सबसे प्रधान धन है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखते हैं 21 का प्रश्न इसे गद्यांश पर आधारित। ज्ञानेन इत्यत्र का विभक्ति, ज्ञानेन में कौन सी विभक्ति है? बड़ा इजी प्रश्न है। रामेण आपने पढ़ा होगा, रामेण, तो रामेण में कौन सी है? तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो ज्ञानेन है उसमें भी तृतीय विभक्ति होगी। 22 का प्रश्न देखिए, निगद्यते इत्यत्र क धातु, निगद्यते है उसमें कौन सी धातु है? तो यहाँ देखिए साथियों, नी उपसर्ग है और इसमें गद धातु है, तो गद धातु है वो पहले ऑप्शन में है, तो इस 22 के प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा, गद धातु। अब देखिए 23 का, क्रतुम इत्यत्र कह प्रत्यय, तो तुम जिसके भी अंत में होता है वहां तुमुन प्रत्यय होता है, तो 23 में ए आंसर है वो सही होगा। 24 का देखिए, अंधकारावृतम इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, अंधकारावृतम में समास है, अंधकारात आवृत है, समास विग्रह बताना आपको। अंधकारेण आवृत है, अंधकारस्य आवृत है, अंधकाराय आवृत है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा अंधकारेण आवृतम। देखिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं थोड़ा सा। समस्त पद है यहाँ अंधकारावृतम और समास विग्रह होगा अंधकारेण आवृतम। यहाँ देखिए सूत्र है कर्तरी करणे कृता बहुलम, इस सूत्र से जो प्रथम पद कर्ता है या करण हो, प्रथम पद है वो या तो कर्ता होना चाहिए या फिर करण होना चाहिए, और द्वितीय पद है वो कत प्रत्ययांत होना चाहिए, तो वहाँ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ देखिए अंधकारेण है वो करण है और द्वितीय पद आवृतम है वो कत प्रत्ययांत है, इसलिए यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास हुआ है और इसका विग्रह होगा अंधकारेण आवृतम। अब देखिए नेक्स्ट 25 का प्रश्न, विद्धेव इत्यस्य पद्यस्य संधि विच्छेद है भवेत, तो यहाँ देखिए शब्द के बीच में दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी, और वृद्धि संधि की पहचान हो जाने के बाद में इसके विच्छेद करना मैंने आपको बताया था कि जहाँ दो मात्राएं लगी हुई हैं वहीं आपको प्लस का निशान लगा देना है, और जो आई है वो आगे रख देंगे एव, और जो प्लस है उससे पहले ए या आ की मात्रा होगा, तो विद्या कोई शब्द नहीं होता है, विद्या होता है, तो विद्या प्लस एव, ये इसका विच्छेद होगा। बी ऑप्शन में दिया गया है ये, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 25 का प्रश्न है उसमें बी का आंसर सही होगा। अब देखिए 26 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न है वो इस श्लोक के ऊपर आधारित हैं। तो यहाँ श्लोक दिया गया है, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनु दिन क्षपामद्य गतेव संध्या, ये एक श्लोक दिया गया है। इसके ऊपर आधारित जो 5 प्रश्न दिए गए हैं वो हमें हल करने हैं। तो देखिए सबसे पहले 26 का प्रश्न, वर्तमनि इत्यस्य मूल शब्द अस्ति, वर्तमनि है उसमें मूल शब्द आपको बताना है, तो ऑप्शन के रूप में दिए गए थे वर्तम, वर्तमन, वर्तमा और वत्म, तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? 26 में बी का ऑप्शन सही होगा, वर्तमन, वर्तमन शब्द है यहाँ इसका मूल शब्द है। अब देखिए नेक्स्ट 27 का प्रश्न, पुरस्कृता इत्यत्र कह प्रत्यय प्रयुक्त है, पुरस्कृता जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? कत, सत्री, कत्वतो और कत्वा, तो देखिए कत्वा है उसमें तो त्वा शेष रहता है, यहाँ त्वान, त्वते और त्वतः ये होते हैं, तो ये भी इसके अंत में नहीं है। सत्री में अत शेष रहता है, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ देखिए कत प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उसमें होता है, कत प्रत्यांत में तय है, ता और तम ये होते हैं, तो यहाँ देखिए कृता ता आ रहा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ये रूप होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा 27 में कत प्रत्यय है। अब देखिए अगला 28 का प्रश्न, अस्मिन् श्लोके है छंद है अस्ति, इस श्लोक में छंद है, कौन सा छंद है? तो यहाँ देखिए साथियों, उपजाति, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ और इंद्र वज्रा, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपजाति। उपजाति में क्या होता है, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा ये दोनों छंदों का मेल होता है। उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा इन दोनों छंदों का मेल होता है, तो उसको कहते हैं उपजाति। तो यहाँ देखिए जो पुरस्कृता है उसमें तो कौन सा छंद है, उपेंद्र वज्रा छंद है। इस जो पहला पद है उसमें तो है उपेंद्र वज्रा छंद, और फिर जो प्रत्युत्गतः पार्थिव धर्म पत्न्या इसमें है इंद्र वज्रा छंद। और तदनंतरे सा वीरराज धेनु इसमें भी उपेंद्र वज्रा है, और लास्ट में जो दिन क्षपाम मध्य गतेव इसमें भी उपेंद्र वज्रा है। तो यहाँ इसमें 3 चरणों में उपेंद्र वज्रा है और 1 चरण में 3 चरणों में उपेंद्र वज्रा और 1 चरण में इंद्र वज्रा छंद है, इसलिए इन सबको मिला करके यहाँ उपजाति छंद होगा। उपेंद्र वज्रा जत जास तत हो गए और शादिंद्र वज्रा यदि तौज गो गए, ये इसके लक्षण थे। छंद के जो वीडियो हैं वो भी मैंने बना करके जो रीट 2021 नाम से प्लेलिस्ट है उसमें ऐड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप छंद के वीडियो को भी देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 29 का प्रश्न, पार्थिवेन इत्यत्र का विभक्ति, पार्थिवेन में कौन सी विभक्ति है। तो अभी आपने देखिए ज्ञानेन में तृतीय विभक्ति थी, तो यहाँ जो पार्थिवेन है उसमें भी तृतीय विभक्ति ही होगी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। और अब देखिए इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न, प्रत्युत्गता इति पदस्य संधि विच्छेद है भवति। प्रत्युत्गता है, इस शब्द की संधि विच्छेद करनी है आपको। तो यहाँ देखिए प्रत्युत्गता, तो ये दिखाई दे रहा है आपको और इससे पहले वाला अक्षर आधा है, तो यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति और फिर हो जाएगा उत प्लस गता, ये इसका रूप होगा। यण संधि है यहाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी का, प्रति प्लस उत प्लस गता। तो साथियों अब फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आपके 30 में से कितने % सही हुए। यदि आपका स्कोर 25 से ज़्यादा है तो आपकी तैयारी है वो बेहतर ढंग से चल रही है, और इससे कम आपका स्कोर आ रहा है तो आपको अपनी तैयारी में सुधार करने की आवश्यकता है। साथियों वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक SLT Tech N यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।